बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए, जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं आपको पढ़ते रहिए। ठीक है, आप लोग जल्दी से जल्दी अपना वर्क सेंड करिए। ठीक है, ताकि हम अपना जान सकें किसका अपना वर्क पूरा हो चुका है और हमें टेस्ट लेने में आसानी हो। ओके, तो हम क्या पढ़ रहे थे? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित क्या चीज थी? आत्मकथ्य। ओके, आत्मकथा और आत्मकथ्य बेटा हमने बताया था आपको ना कि दोनों में अंतर है। आत्मकथा क्या होती है? जिसमें कवि अपने संपूर्ण जीवन के बारे में बताता है। ठीक है, अपने संपूर्ण जीवन की प्रत्येक घटना के बारे में दर्शाता है। बट जो आत्मकथ्य है वो क्या है? वो उसमें प्रत्येक विवरण नहीं होता है, उसमें बस कुछ क्षणिक विवरण देता है, कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी यादें, उसका एक क्षणिक विवरण उसमें आत्मकथ्य के माध्यम से देता है। तो आत्मकथा जिसमें संपूर्ण विवरण होता है और आत्मकथा जिसमें संक्षिप्त विवरण होता है, समझ लीजिए। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? 30 जनवरी 1889, यानी 30 जनवरी 1889 को। ठीक है, 30 जनवरी 1889 को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था बाबू देवी प्रसाद और माता का नाम मुन्नी देवी था। चूंकि इनके माता पिता का देहांत बहुत ही जल्दी हो गया था, जब ये छोटे ही थे, बहुत ही छोटे थे, तो उनके माता पिता का देहांत हो गया था, जिससे कारण इनकी जो पढ़ाई थी वो ज़्यादा ढंग से नहीं हो पाई। केवल उन्होंने 8वीं तक की शिक्षा ग्रहण की, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने घर पर रहते हुए स्वाध्याय किया और संस्कृत, हिंदी, फारसी भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, जो कि आपको दिखाई देता है उनकी रचनाओं में, दिखता ही है। उन्होंने अपनी रचनाओं में शुद्ध खड़ी भाषा का, खड़ी बोली का प्रयोग किया। ठीक है, उन्होंने कई रचनाएं लिखी, जिनमें कि इनकी प्रमुख काव्य में है। कौन सी बताई थी? कामायनी, आंसू, लहर और झरना। ठीक है, इन्होंने कुछ नाटक लिखे, स्कंद स्वामी, स्कंदगुप्त, भूस्वामिनी, ठीक है, चंद्रगुप्त, इनके प्रमुख नाटक थे। अजातशत्रु भी इनका नाटक था। इन्होंने कुछ कहानियां लिखी, जिनमें कहानी आकाशदीप, इंद्रजाल और आंधी है। ठीक है, आकाशदीप, इंद्रजाल और आंधी। इन्होंने निबंध लिखा, काव्य और कला। ठीक है, और उपन्यास लिखे। उपन्यास में इनका है प्रमुख तितली, कंकाल और इरावती। ठीक है, इन्होंने चंपू काव्य लिखा। चंपू काव्य में इनका प्रमुख काव्य था चंपू काव्य प्रेम राज्य। ठीक है, आप लोगों ने पूछा था चंपू काव्य किसे कहते हैं। ठीक है, वैसे तो चंपू काव्य जो होता है राजाओं के लिए लिखा जाता है, लेकिन इसकी प्रमुख विशेषता क्या है बच्चों कि ये जो काव्य होता है ये गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है। मतलब जैसे काव्य में, कविता में लिखा जाता है, गद्य में लिखा जाता है। ठीक है, पर ये चंपू होता है उसमें दोनों का मिश्रण होता है, यानी गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है, जिनमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण हो उसे हम कहते हैं चंपू काव्य। ठीक है, तो चंपू काव्य में इन्होंने कौन से लिखा था? काव्य प्रेम राज्य। ठीक है, निबंध इन्होंने लिखा काव्य और कला। ये जो जयशंकर प्रसाद जी थे वो छायावादी युग के प्रवर्तक थे। किस युग के प्रवर्तक थे? छायावादी युग के प्रवर्तक थे। और जैसे कि प्रेमचंद भी छायावादी के हैं। इनकी मृत्यु हुई है 30 जनवरी 1937 में। ठीक है, तो चलते हैं हम इनके आत्मकथ्य की ओर। प्रेमचंद ने आत्मकथ्य क्यों लिखा? ठीक है, आत्मकथ्य लिखने का क्या कारण था? ना कि उन्होंने आत्मकथा उन्होंने नहीं लिखी, आत्मकथ्य क्यों लिखा? इसके पीछे एक रीजन था। कारण क्या था कि जब हंस पत्रिका का संपादन हो रहा था, ठीक है, हंस पत्रिका का संपादन हो रहा था, उस समय प्रेमचंद और आदि बहुत सारे इनके मित्र थे। उन्होंने आग्रह किया कि आप जयशंकर प्रसाद जी आप अपनी आत्मकथा लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद जो थे उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में ऐसा, मन में सोचा उन्होंने कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी रोचक या प्रेरक नहीं है जिसको मैं लिखूं और लोग जाने और उससे कुछ प्रेरणा लें। ठीक है, तो उन्होंने अपना प्रत्युत्तर दिया है। आत्मकथ्य जो लिखा है उसमें अपना उन्होंने प्रत्युत्तर दिया है कि मैं ये क्यों नहीं लिखना चाहता। तो चलते हैं आत्मकथ्य की ओर एक बार फिर। कहते हैं, मधुर गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मधुरूपी भौरा जो होता है वो प्रत्येक जगह जाता है, बैठता है, फूलों का रस लेता है और आगे बढ़ जाता है। हर फूल पर उसकी एक कहानी होती है, हर फूल पर उसकी एक कहानी है। ठीक है,
लेकिन वो कहानी क्या होती है, धीरे धीरे समय बीतते वो कहानी खत्म हो जाती है। मेरे जीवन की भी ऐसी कहानी है जो एक समय था, कहानी हमारी थी, लेकिन आज उस कहानी का कोई मतलब नहीं रह गया है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कहते हैं आगे कि मेरा जो जीवन रूपी वृक्ष था, यानी कि मेरे जीवन में बहुत खुशियाँ थी, बहुत अच्छा था, कुछ पल ऐसे थे जो मेरे बहुत अच्छे थे, लेकिन आज मेरा जीवन कैसा हो गया, पतझड़ के समान हो गया। पतझड़ जिसमें सारी पत्तियां गिर जाती हैं। तो आज जो मेरे जीवन में खुशियां हैं, उमंगें थी जो थी, वो आज पतझड़ के समान हो गई। मतलब वो अब कुछ भी मेरे जीवन में खुशी, उमंग, तरंग नहीं बचा है, सब गिर चुकी है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। कहते हैं अनंत नीलिमा, अनंत मतलब आकाश, ठीक है, नीलिमा मतलब नीला आकाश। इस नीले आकाश के नीचे बहुत से व्यक्तियों का जीवन इतिहास छुपा हुआ है। बहुत से व्यक्ति आए, बहुत से व्यक्ति चले गए। इस आकाश के नीचे बहुत से लोग आए, बहुत से लोग चले गए। उनका बहुत से लोगों की आत्मकथा आज भी जीवित है। ठीक, लोगों ने उसको सुना और उसका उपहास ही उड़ाया। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। इस कहानी, इस पंक्ति का अर्थ है कि जो लोग आए, जीवन इतिहास उन्होंने लिखा अपना, आज क्या है, लोग उनके ऊपर सहानुभूति नहीं दर्शाते हैं, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, उनका उपहास करते हैं। ठीक है, तुम सुनकर सुख पाओगे, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। कहते हैं उसके बावजूद तुम मुझसे कह रहे हो, हे मित्रों, प्रेमचंद से कहते हैं, अपने मित्रों से कहते हैं जयशंकर प्रसाद, कि उसके बावजूद तुम कह रहे हो कि अपनी दुर्बलताओं को, अपनी कमियों को तुम लिखो। नहीं, मैं नहीं लिख पाऊंगा। मैं इस दुर्बलताओं को, अपनी कमियों को मैं लोगों को बता के अपनी ही हंसी क्यों उड़वाऊँ? मैं अपनी हंसी नहीं उड़वाना चाहता। ठीक है, कहते हैं मैं आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहती, इसलिए लिखना चाहता कि लोग मेरे बारे में जानेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। और मैं नहीं चाहता हूँ कि जैसे दूसरे लोगों का मजाक उड़ाया गया, इतने लोग आए और इतने लोग चले गए, उनका मजाक बना है, आज उनसे किसी ने सहानुभूति नहीं दिखाई, बल्कि उनका बाद में मजाक उड़ाया। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा भी कोई मजाक उड़ाए। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। और मैं इस आत्मकथा को लिख कर तुमको दुखी करूँ, ठीक, मैं तो दुखी होऊंगा ही, साथ में तुम भी दुखी होगे, और बाद में तुम अपने को दोषी मानोगे, अपने को अपराधी समझोगे कि मैंने ही इनसे कहा था कि वो अपनी आत्मकथा लिखो। और जिसको सुन के जयशंकर प्रसाद तो दुखी हुए, साथ में हम लोग को भी, मतलब हमें इतना दुख हो रहा है, और अपने को आप दोषी मानोगे कि इसके जीवन में जो भी रसपूर्ण जीवन था उसको भी मैं हम ही लोग ने समाप्त कर दिया है। यह विडम्बना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। कहते हैं अरे सरलते, सरलते मतलब अपने को कह रहे जयशंकर प्रसाद जी कि मैं बहुत सीधा साधा भोला भाला इंसान हूँ। ठीक है, मैं अपनी हंसी क्यों उड़वाऊँ, मैं अपनी आत्मकथा लिखकर मैं अपनी हंसी क्यों उड़ाऊँ? ये तो विडम्बना है कि भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊँ मैं। लेकिन ये कैसी विडम्बना है, ये कैसी दुर्भाग्य है कि मैं अपने ही कमियों को, अपनी ही गलतियों को, अपने ही जो मैं ठगा गया हूँ, जो मेरे साथ मुझे छला गया, उसको मैं दूसरों को दिखलाऊं। क्यों क्यों भला मैं दिखलाऊं? ये ऐसी कौन सी बात है जो कि मैं दिखलाऊं? ये कौन सी विडम्बना है, कौन सी ऐसी बात है कि मैं आत्मकथा लिखूं और अपने ही बारे में सबको बताऊं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। मेरी भी कुछ चीज़ें थी, मेरी कुछ उज्ज्वल क्या है, मधुर चांदनी रातों की। मधुर चांदनी मतलब कि मेरे भी कुछ सुखद मेरे दिन थे, कुछ सुखद मेरे पल हैं, कुछ सुखद मेरे क्षण हैं, उनको मैं क्यों सबके सामने जाहिर करूं? अपनी उज्ज्वल गाथा मतलब जो भी चांदनी रातों की या सुखद क्षण जो मेरे साथ बीते हैं, कुछ क्षण ऐसे मेरे बीते जो बहुत सुखद थे, वो मैं दूसरों को क्यों बताऊं? अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मैंने भी उन सुखद रातों में या सुखद पलों में हंसा है, खिलखिलाया है, ठीक है, लेकिन मैं अपनी, ये तो मेरी निजी बातें हैं, ये मेरी निजी बातें, मैं उसको जनजाहिर क्यों करूँ? मैं उसको मतलब कि जनसाधारण में क्यों बदलाऊं? ठीक है, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। लेकिन जो सुख मुझे मिला वो कैसा था? क्षणिक था, वो मुझे पूरी तरह से नहीं मिल पाया, वो मुझे मिल नहीं पाया। और इस स्वप्न जिसका मैं स्वप्न देख रहा था कि मेरे साथ मैं चांदनी रात में अपनी प्रियतमा के साथ बैठ के मैंने बातें की, हंसा, खिलखिलाया, जो स्वप्न मैं देख रहा था वो अधिक समय तक नहीं टिका, वो खत्म हो गया। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। मेरे आलिंगन मतलब मेरे गले लगते लगते, मेरे बाहों में आते आते वो मुस्कुरा कर मुझसे चला गया। ठीक है, इनकी प्रेमिका इनसे दूर हो गई।
जिसके अनुकपोलों की मधवाली सुंदर छाया में अनुरागी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। कहते हैं आगे कि मेरी जो प्रियतमा थी यानी कि इनकी जो प्रेमिका थी वो इतनी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, और जो उसके गाल थे, कपोल मतलब गाल, और निज लाल, और उसके जो गाल थे इतने लाल थे कि प्रेम करने वाली जो उषा है, उषा मतलब जो सूर्य की किरणें होती हैं, सूर्य की किरणों से जो लालिमा निकलती है उसको हम बोलते हैं उषा काल। तो कहते कि उसकी भी लालिमा फीकी पड़ जाती थी। मेरी जो प्रेमिका थी उसके जो गालों की लाली थी, उस लाली के आगे जो मेरी उस प्रीतमा की गालों की लाली के आगे जो उषा की लाली थी वो भी कम पड़ जाती थी, फीकी पड़ जाती थी, उसका भी कोई वो नहीं था। क्योंकि अच्छी उपमा दी है यहाँ पर। और उस जो क्या बोलते हैं लालिमा, उस लालिमा से जो उषा थी वो क्या करती थी, अपनी मांग भरती थी, अर्थात अपना रूप सौंदर्य निखारती थी उसकी लालिमा से। किसकी लालिमा से? मेरी प्रीतमा के गालों की लालिमा से वो अपना सौंदर्य निखारती थी उषा। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके थके पथे की पंथा के। स्मृति मीन्स यादें, पाथे मतलब सहारा या रास्ते का भोजन, पथिक मतलब यात्री, और पंथा मतलब यात्रा। आगे कहते हैं कि अब तो उसकी सिर्फ यादें ही शेष हैं, मेरी प्रेमिका की अब मेरे पास सिर्फ यादें ही शेष हैं। और जो यादें हैं वो उस प्रकार हैं जिस प्रकार एक यात्री को यात्रा करते समय यदि भोजन मिल जाए, रास्ते का भोजन मिल जाए, तो उसको आगे चलने की प्रेरणा मिलती है। आगे वो चलता है, चला आ रहा है, कोई यात्री पैदल चल रहा है, थका हुआ है, और अगर हमने उसको खाना दे दिया, भोजन दे दिया, तो उसको और आगे चलने की प्रेरणा मिलती है। तो ठीक उसी प्रकार जो मेरी प्रेमिका की यादें हैं वो मेरे जीवन का आधार है, और उसी के सहारे में आगे चल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये मेरा निजी वो है, ठीक है, ये मेरी निजी बातें हैं, ये मेरी अपने लिए है, ना कि मैं सबको बताऊं, मैं सबको नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। सीवन मतलब सिलाई, कंथा मतलब गुदड़ी, जिसमें हम फटे पुराने कपड़े भर देते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर सिलाई मार देते हैं। तो कहते हैं कि ये जो मेरी यादें हैं वो कैसी हैं, गुदड़ी के समान है, उसमें सारी यादें भरी पड़ी हुई हैं। तो तुम क्यों चाहते हो कि मैं अपनी आत्मकथा लिखकर सबको बताऊं, और क्यों उसकी सिलाई खोल के तुम वो देखना चाहते हो, मेरे अंदर जो दुख है, वेदना है, कष्ट है, उसको तुम क्यों देखना चाहते हो? मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ, क्यों तुम उसको देखना चाहते हो? छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ। मेरा जो जीवन है छोटा सा है और बहुत ही दुखों से, बहुत ही कष्टों से भरा हुआ है, उसको मैं क्यों तुम्हें बताऊं। ठीक है, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? इससे तो अच्छा है कि मैं चुप होकर मौन रहकर मैं दूसरों की आत्मकथाओं को सुनूं और आनंद लूं। इससे तो अच्छा ही है, क्योंकि मेरे से तो कुछ मिलना नहीं है, मेरी आत्मकथा से तो कुछ नहीं मिलना है। आपको दुखी मिलेगा, तकलीफ मिलेगी, क्योंकि मेरे जीवन जो वेदनाओं से, कष्टों से भरा हुआ है, उसमें इतना भी कुछ सुख नहीं है, जो प्रेरक नहीं है कि लोग उसको सुने और सुन के उससे कुछ प्रेरणा लें। ठीक है, तो कहते क्या अच्छा नहीं है कि मैं दूसरों की बातों को या दूसरे की आत्मकथाओं को सुनूं और आनंद लूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अब मेरी छोटी सी आत्मकथा है, उसको सुनकर तुम क्या करोगे? इसमें तुमको मजा भी नहीं आएगा, कोई सुख भी नहीं मिलेगा, कोई आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि वेदना है, दुख है, उसको सुन के किसी को भी मजा नहीं आता। अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कहते अभी तो इस आत्मकथा को लिखने का समय भी नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि मेरे जो दुख थे, तकलीफ थे, कष्ट थे, वेदना थे, वो अब शांत हो चुके हैं, सो चुके हैं, मतलब सुप्त अवस्था में आ गए हैं। अब मैं उनको जगाना नहीं चाहता। मैं ऐसा लिखकर, अपनी आत्मकथा को लिखकर मैं उनको जगाना भी नहीं चाहता, और अभी कोई समय भी नहीं हुआ कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं। तो उन्होंने ये प्रत्युत्तर दिया किनको? अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को प्रत्युत्तर दिया कि मैं क्यों नहीं लिखना चाहता अपनी आत्मकथा। ठीक, उनके आग्रह पर, उनके मित्रों के आग्रह पर उन्होंने बताया कि मैं ये क्यों नहीं लिखना चाहता हूँ। ठीक है, अब आते हैं हम अपने प्रश्न और अभ्यास पर। ठीक है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? तो अभी आपने पढ़ा क्यों बचना चाह रहा था। कवि के अनुसार, कवि कौन? जयशंकर प्रसाद। उनके अनुसार उनके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो रोचक हो, प्रेरक हो, और वे नहीं चाहते कि उनकी आत्मकथा पढ़कर लोग उनका मजाक उड़ाएं। इसीलिए जो जयशंकर प्रसाद जी है वो अपनी आत्मकथा को लिखना नहीं चाहते। उनके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो पाठकों को अच्छा लगे। प्रश्न नंबर 2, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? कहता है कि जो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में सिर्फ दुखी अनुभव किए हैं, ठीक है, और मैं अपने दुखों को खुद तक ही सीमित रखना चाहता हूँ।
मैं अपनी मेरी जो पीड़ा है उसको, वो जो अभी सुप्त अवस्था में है, उसको मैं जगाना नहीं चाहता हूँ। इसीलिए वो कहते हैं कि अभी समय नहीं हुआ है कि मैं अपनी आत्मकथा को लिखूं और लोगों को दुखी करूं। प्रश्न नंबर 3, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? स्मृति को पाथेय, पाथेय मीन्स सहारा या रास्ते का भोजन। उन्होंने कहा स्मृति को पाथेय बनाने से क्या आशय है? पाथेय मतलब रास्ते का भोजन या सहारा है। तो कहते हैं जिस प्रकार मेरी प्रेमिका की जो यादें हैं वो मेरे जीवन का आधार है, मेरी प्रेमिका की जो यादें वो मेरे जीवन का आधार है, मैं उसके सहारे अपना जीवन जी रहा हूँ। जिस प्रकार क्या होता है कि एक यात्री जो है, जो पैदल यात्री यात्रा कर रहा है, थका हुआ है, अगर उसको हम रास्ते का भोजन दे दें यानी सहारा दे दें कुछ, तो उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। ठीक उसी प्रकार जो मेरे प्रेमिका की यादें हैं वो मेरे जीवन का आधार है और मैं उसी के सहारे अपने जीवन को जी रहा हूँ। मतलब उसकी जो यादें हैं, जो उसकी स्मृतियाँ हैं, वो मेरे जीवन के लिए प्रेरक है, प्रेरणादायी है, मैं उसके सहारे अपना जीवन जी रहा हूँ। प्रश्न नंबर 4, भाव स्पष्ट कीजिए। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। कवि कहते हैं कि जिस स्वप्न को मैं देख रहा था, जिस स्वप्न को मैं यानी जिस सुख का मैं स्वप्न देख रहा था, कुछ क्षण ऐसे आए थे कवि के जीवन में जिसमें उसने सुख का अनुभव किया था, क्षणिक अनुभव, क्षणिक सुख आया था। तो कहते हैं कि कवि कहते हैं कि जिस सुख के क्षण को वो देख रहा था, सपने में देख रहा था, वह उसे प्राप्त भी नहीं हुआ, पूरी तरह से उसको प्राप्त नहीं हुआ। कवि के जीवन में जो सुख आते आते क्या हुआ, वो दूर चला गया और कवि का जीवन सदैव कैसा रहा, सुख से वंचित रहा। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निस्सुहाग मधुमाया में। इस पंक्तियों में उन्होंने अपनी प्रेमिका की रूप सौंदर्य का वर्णन किया है और कहा कि मेरी जो प्रेमिका थी उसके जो गाल थे वो इतने लाल थे कि जो उषा थी, प्रेम करने वाली उषा थी, उषा काल में जो सूर्य की लालिमा होती है वो भी उसके सामने फीकी पड़ जाती थी। जो उसकी लालिमा थी वो उनकी प्रेमिका के गालों के लाली के आगे क्या पड़ती थी, फीकी पड़ जाती थी। और जो उनकी जो प्रेमिका की जो गालों की लालिमा थी उसी से उषा क्या करती थी, अपना श्रृंगार करती थी। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? इसके माध्यम से कवि कहना चाहता है कि मेरे जीवन में जो सुख के क्षणिक पल आए थे, ठीक है, मेरे जीवन में भी सुखद रातें आई थी, सुखद पल आए थे, सुखद क्षण आए थे, उनको मैं क्यों सबको बताऊं? मैं उनको सबको बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये मेरी निजी बातें हैं, मैं इनको अपने तक ही सीमित रखना चाहता हूँ, मैं दूसरों को क्यों बतलाऊं, मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता हूँ। आत्मकथित कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। आत्मकथित कविता की काव्य की विशेषताएं क्या थी? सबसे पहले इन्होंने कौन सी भाषा का प्रयोग किया? हिंदी, खड़ी बोली का प्रयोग किया, ठीक है। इन्होंने कौन कौन से रसों का प्रयोग किया? इन्होंने श्रृंगार रस का प्रयोग किया, ठीक है, और करुण रस का प्रयोग किया। अलंकार में इन्होंने कौन से अलंकारों का प्रयोग किया? अनुप्रास अलंकार का, रूपक का, उत्प्रेक्षा का, मानवीय अलंकारों का प्रयोग किया, ठीक है, और पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार का। प्रश्न नंबर 7, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है? तो कवि ने सुख का क्या स्वप्न देखा था? अपनी प्रेमिका के साथ स्वप्न में कुछ समय बिताने को मिले थे, ठीक है, लेकिन आलिंगन में आने से पहले ही क्या हुआ, प्रेमिका उनके साथ छोड़कर चली गई। तो उनसे जब वो दूर चली गई तो चांदनी रात में प्रेमिका से साथ जो उनकी बातें हुई वो कैसे हुई, वो सुखद पल थे वो किसमें बदल गए, वो दुख में बदल गए, ठीक है। आपके प्रश्न पूरे हो गए, प्रश्न 7 पूरे हो गए हैं, ठीक है। इनको आप अपनी कॉपी पे कर लीजिएगा और इसके शब्दार्थ भी पूरे कर लीजिएगा। तो ये लेसन आपका हो जाता है कंप्लीट। आगे हम चलेंगे, इसी श्रृंखला में ही चलेंगे। अभी कौन सा है? चैप्टर 5, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे, तो इसको ध्यान से पढ़िए। हम अगले क्लास में आपसे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।